नमस्कार। आज स्त्री दर्पण के इस पेज के माध्यम से हम सभी लोग अपनी प्रिय रचनाकार मैत्री पुष्पा जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। सबसे पहले मैत्री जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही स्त्री दर्पण के इस प्रयास को, इस कदम को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, किसी भी भाषा में उसमें लिखा साहित्य कैसे देखा जाता है, उस भाषा की संस्कृति में, समाज में साहित्य का क्या स्थान है, इसका उस समाज की निर्मिति में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम अपने लेखकों को, साहित्यकारों को इस तरह याद करते हैं, उनके होने को हमारे बीच हम सेलिब्रेट करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता इस तरह से ज्ञापित करते हैं। उन्होंने जो भी अपना समय हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे साहित्य को दिया, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ होते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो एक बार पुनः स्त्री दर्पण को और मैत्री जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैत्री जी से एक पाठक की तरह एक बहुत पुराना रिश्ता है और जब मैं उनकी रचनाओं की बात करता हूं तो आज इस माध्यम से उनके जन्मदिन पर मैं उनकी रचनाओं की और एक तरह से कहा जाए तो उनकी रचना समग्र की, या कहूं कि हिंदी में उनकी कहानियों और उपन्यासों के प्रभाव की बात करना चाहता हूं। और मेरा जो एक उनकी कहानियों से रिश्ता एक पाठक के तौर पर बनता है, उसमें एक खास बात जो आती है वो ये आती है कि उनका जो लोकेल है वो बुंदेलखंड है और मैं भी झांसी में बुंदेलखंड में पैदा हुआ। जब मैंने कहानियां लिखी नहीं थी और बहुत कम पढ़ा था, तब भी मैं मैत्री पुष्पा जी का नाम हिंदी साहित्य में सुना करता था। फिर जब उनकी कहानियों से, उनके उपन्यासों से वास्ता पड़ा, उनको पढ़ा मैंने, उनके भीतर उसकी दुनिया को देखा, तो एहसास हुआ कि वाकई हमारे लोकेल को, उस बुंदेलखंड की जमीन को, वहां की मिट्टी को, वहां के हवा पानी को, वहां के वातावरण को, वहां के समाज को, उस समाज की जटिलताओं को, वहां के मौसम की दुश्वारियों को मैत्री जी ने कितनी खूबसूरती से अपने कथा साहित्य में शामिल किया है। और कहीं ना कहीं जिन लेखकों से मेरा अपना शुरुआती लेखन प्रभावित रहा है, जिनमें मैं अक्सर जिक्र करता हूं, संजीव जी का, शिवमूर्ति जी का, उदय प्रकाश जी का, उनमें मैत्री पुष्पा जी भी एक बहुत बड़ा नाम और बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कि अपनी जमीन जो आपको, जब आप उसमें पैदा होते हैं, वहां रहते हैं, तो वो बड़ी मामूली लगती है क्योंकि वो आपके जीवन का हिस्सा होती है, तो उसकी विशेषताएं शायद करीब से आपको उतना अच्छे से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी बारीकियां, उनकी विशेषताएं कैसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन्हें कैसे साहित्य में बहुत ईमानदारी से, बहुत साहस के साथ दर्ज कर सकते हैं, ये मैंने मैत्री पुष्पा जी को पढ़ के जाना। हमारे कथा साहित्य, हिंदी कथा साहित्य की परंपरा में मैत्री पुष्पा एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत गैर मामूली नाम है, बहुत विशद, उन्होंने बहुत विस्तृत रचना संसार रचा है, बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन जो मेरे लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत की जिस जमीन को, भारत की जमीन के जिस हिस्से को मैं जानता हूं, झांसी, उरई, जालौन, बांदा, हमीरपुर, इधर ग्वालियर, दतिया, डबरा, चंबल, उधर आप अगर देखें तो चिरगांव, मौठ, समतर, दमोह, ये पूरा इधर ललितपुर, तालबेहट, बबीना, बिजनौर,
जो ये जमीन है, जो ये विस्तार है बुंदेलखंड का, कि आप बेतवा से लेके उधर नर्मदा तक, इधर आपके यमुना से लेके बेतवा तक, ये जो बीच की जमीन है और इसका जो फैलाव है, इसके जो पठार हैं, इसकी जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य है, अपना यहाँ की अपना जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसको किस तरह से अपने साहित्य में, अपने कथा साहित्य में, अपनी कहानियों में और उनकी बारीकी बुनावट में पिरोया जा सकता है, ये मैत्रेयी जी को पढ़ के समझ में आता है। मैत्रेयी जी उस लोकेल के भीतर जाके और उनके इतिहास में फैली हुई जो लोक कथाएं हैं, जिस तरह से वो उठाती हैं, और वो जनमानस का, आम जनमानस का इतिहास उठाती है। वो केवल राज्य रजवाड़ों का इतिहास नहीं उठाती हैं, वो उन जनजातियों का इतिहास उठाती हैं जिनको भुला दिया जाता है, जिनको बिसरा दिया जाता है, जिनको मुख्यधारा के इतिहास में हाशिए पे धकेल दिया जाता है। तो ये उनकी एक खासियत मैं उनको पढ़ते हुए पाता था। मतलब कथा पे मैं आऊं, उनकी कहानियों पर मैं बात करूं, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से लोक संस्कृति को एक वर्तमान समकालीन आधुनिक साहित्य में आप ला सकते हैं, पाठकों तक पहुंचा सकते हैं, और कैसे उसे इस माध्यम से जीवित रख सकते हैं, ये हमने मैत्रेयी जी को पढ़ते चले। अगर उनके बारे में एक मतलब उस तरह से कहूं औपचारिक रूप से, तो मैत्रेयी पुष्पा का कथा संसार गांव के इतिहास में दर्ज उन दास्तानों से बना है जिन्हें कहने के लिए कथा कौशल की हिम्मत की जरूरत होती है। आज हम जिस समय में हैं, वहां रचनाकार का अपने मौलिक रूप में बचना और निरंतर रचना, दोनों ही काम बहुत कठिन है। आज हमारे चारों ओर एक साथ इतने तरह के दबाव, तनाव, भ्रम, लोभ, लालच की मरीचिकाएं हैं कि पता नहीं कौन किस चीज का शिकार होकर साहित्य और संसार में विचरते हुए भी रचना कर्म से विरत हो जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे में मैत्रेयी पुष्पा जी का रचना संसार, जिसमें इतना मैं विस्तार में अगर कहूं तो जिसमें 12 जैसे कि बेतवा बहती रही, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, इदन्नमम, त्रियाहट, फरिश्ते निकले जैसे उपन्यास है। ऐसा एक उपन्यास लिखना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। उनके पास लगभग ऐसे 12 उपन्यास हैं। इसके बाद ललमुनिया, चिन्हार, गोमा हस्ती रही, पियरी का सपना जैसे कहानी संग्रह है, जो इसकी विविधता और विस्तार बताने के लिए मैं समझता हूं काफी है। उसके बाद में अगर जिक्र करूं तो 3 खंडों में आत्मकथा, रिपोर्टाज, स्त्री विमर्श पर उनकी सुनो मालिक सुनो, साक्षात्कार उनके अपने, और मंदाक्रांता जैसे नाटक के साथ इतना फैला, इतना विशद और विविध है कि देखकर आश्चर्य भी होता है और आश्वस्ति भी होती है। आज जब उनका ये जो रचना संचयन या समग्र पे हम लोग बात करते हैं और देखते हैं उसको, तो उसमें से मतलब किसी एक कहानी या किसी एक उपन्यास को चुनना और उस पर बात करना जो है वो कठिन मालूम होता है। तो मैत्रेयी पुष्पा जी को हम सब मतलब आज एक बड़े कथाकार के रूप में जानते हैं, और उनको ये जानना, उनका जो ये पहचान है वो कोई आज इस तरीके से नहीं है कि वो आज अनायास बनी है। इसके लिए बहुत लंबा सफर मैं कहूं तो वो उन्होंने तय किया है, और इस सफर में जो है उनकी यात्रा जो है वो बहुत आसान रही हो, या उनको बहुत आसानी से इस मुख्य धारा के साहित्य में स्वीकार लिया गया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसे कथाकार के रूप में मतलब उनको पहचाना गया जिनकी रचनाओं में उन गांव देहात की स्त्रियों का सुख दुख और उससे जुड़ी वे कहानियां हैं, जिन्हें गांव के तमाम किस्से कहानियां कहे जाने के बाद भी किसी खास प्रयोजन से, या कहें कि किसी खास भय से, या किसी योजना के तहत बाहर रखा गया था। उन स्त्रियों के सुख दुख, उनके दर्द की कहानियां गांव देहातों से, घर के भीतर मढ़ा और कोठरी से
मैत्री जी अपने कथा संसार में लेके आती है। क्या गांव की कथा पहले नहीं लिखी गई थी? लिखी गई थी गांव की कथाएं, लेकिन जान के स्त्रियों से जुड़े कुछ पहलू छोड़ दिए जाते थे। क्यों? उसके कई उत्तर हो सकते हैं। शायद पुरुष रचनाधर्मिता में इस तरह से हावी थे, शायद एक जाति विशेष का वर्चस्व था जो उस तरह की स्त्रियों से वंचित वर्ग की स्त्रियों की वो कथाएं हमारे सामने नहीं आ पाती थी। मैत्री पुष्पा जी ने अपने लेखन में न केवल अपने उपन्यासों के कथ्य के कारण, बल्कि बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जीवन की जो भाषा, जो लोक संस्कृति और सही मायनों में हाशिए की स्त्रियों के अपने अलग ही नैरेटिव के कारण एक अलग संसार रचती हुई वो दिखाई देती हैं। उनके उपन्यासों की नायिकाएं अगर आप सोचें, देखें ध्यान से, तो ऐसी स्त्रियां हैं जिनकी यदा कदा हिंदी साहित्य में बात तो होती हुई थी, पर वे कथा के केंद्र में खड़ी होकर इस तरह से अपने मुंह से अपनी कथा कभी नहीं सुनाती थी। वे सड़ी गली मान्यताओं की धज्जियां उड़ाती साहित्य की मुख्य धारा में आकर अपनी बात सुने जाने की अपील नहीं करती थी। मैत्री जी की कहानी में वो स्त्री पात्र मुख्य पात्र बन जाता है। वो अपनी कथा खुद कहने का साहस करता है, वो अपने लिए आवाज उठाता है। इधर नमम में आप ये बात देख सकते हैं, चाक में आप ये बात देख सकते हैं, अलमा कबूतरी में बात देख सकते हैं। कहीं स्त्री भाग जैसे उपन्यासों के स्त्री चरित्र वो चरित्र हैं जिनका एक लंबे समय तक साहित्य में पहले प्रवेश वर्जित था। वे आते भी थे तो कहीं नेपथ्य में होते थे, या कहूं कि उनकी सूझबूझ उनके पक्ष पर खुद नरेटर को एक संदेह रहा आता था। वो कहता तो था, लेकिन उतने कॉन्फिडेंस से, उस कन्विक्शन के साथ उनकी बात नहीं आती थी। नरेटर उनका हिमायती बनकर उनकी बात तो कहता था, पर उनके आसपास हमेशा एक धुंधलका रहा आता था। पर कथाकार के रूप में मैत्री पुष्पा जी ने उन्हें खुद अपनी बात कहने के लिए सबके सामने ला खड़ा किया। फिर चाहे वह इधर नमम की मंदा हो, उसकी कुसुमा भाभी हो, या चाक की सारंग और उसकी खेरापति दादी। आप उन चरित्रों की जो इंट्रिंसिकनेस है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो आपको उस तरह से दिखाई देंगी जैसे रेणु के चरित्र होते हैं, कि वो बनावटी, वो एक लेखक के गढ़े हुए चरित्र नहीं है। वो चरित्र अपनी लोक भूमि से खुद उठ के आते हैं, और वो बड़े जिद्दी चरित्र हैं। उन्हें आप आसानी से बदल नहीं सकते, उनके मुंह से कुछ और कहलवा नहीं सकते। आप कोई अपना राजनीतिक एजेंडा या विचारधारा का एजेंडा जो है वो उनके मुंह में डाल नहीं सकते। वो वही बात कहेंगे जो उन्हें कहनी है। क्यों? क्योंकि उनका जो विद्रोह है वो 2-1 दिन पुराना, 2-1 साल पुराना, 10-20 साल पुराना नहीं है। वो सदियों पुराना जो आदिम शोषण की व्यवस्था रही, उससे उसका रिबेल है, उसका प्रतिरोध है। और आप देखेंगे कि ये अंधेरे में भटकते हुए चरित्र नहीं, बल्कि अंधेरे से जूझते, खुद को जलाकर मशाल बनाते, दूसरों को जैसे जीने की हिम्मत देते, रोशनी दिखाते हुए चरित्र। ये स्त्रियां जो तथाकथित सभ्य शहरी समाज में पिछड़ी और गंवई समझी जाती हैं, वे कई बार अपनी आधुनिक और क्रांतिकारी सोच से सबको आश्चर्य में डाल देती। वे चौंकाती हैं आपको कि अरे, इस मामूली सी स्त्री जिसके रहन सहन से, जिसके उसके आचार व्यवहार से आपको ऐसा लगे कि नहीं, कुछ नहीं जानती, लेकिन वो जब निर्णय करने पे आती है तो वो अपने निर्णय से आपको चौंका दे। कई जगह तो आधुनिकता और प्रगतिशीलता का मुखौटा नोच कर ये तथाकथित सभ्य समाज का असली चेहरा उस समय दुनिया को दिखा देती है जब पुरुष के पौरुष और उसकी प्रगतिशीलता के रंग उतरने लगते हैं। मैत्री जी के कथा संसार की स्त्रियों का संघर्ष तब और मुखर होकर सामने आता है जब पुरुष हालात और समय के आगे घुटने टेककर समझौतावादी होता हुआ दिखाई देता है। आप चाक में ये बात बहुत अच्छे से देख सकते हैं
कि सारंग का चरित्र जब तक उसके ससुर या उसके पति या और परिवार वाले अपनी राजनीति में हैं या समाज के निर्णयों में हैं या परिवार के निर्णयों में हैं, तब तक वो उतनी मुखर नहीं होती, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। लेकिन जब वो सत्य की लड़ाई, न्याय की लड़ाई छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, समझौते करते हुए दिखाई देते हैं, तब वहां ये स्त्री चरित्र उठ खड़ा होता है और उससे आगे की लड़ाई अपने हाथ में लेता है, अपना निर्णय उसका सामने आता है। भाषा और शिल्प का की अगर बात करें तो भाषा और शिल्प का सादा, सरल, पठनीय और बड़ा टटका और अनगढ़ता की हद तक मूल और मौलिक होना, यह वह विशेषता है जिससे मैत्रेयी पुष्पा जी का लिखा हुआ हजारों पाठकों के दिल तक सीधा पहुंचता है। आज इस बात की बहुत जरूरत है इसको देखने की कि सयास मैत्रेयी पुष्पा जी अपने लेखन में, अपने कथा जगत में, अपने कथा संसार में उस अतिरिक्त कलावाद से बचती है, वे उसको धता दिखाती है और अनगढ़ता की हद तक, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल लगेगा कि आपको कि जस का तस है, लेकिन उनकी यहां उस तरह की कल्पनाशीलता है ही नहीं। वो एक खाटी यथार्थ आपके सामने ला रही है और वो यथार्थ अपने आप में इतना मौलिक है, इतना नया है, उस दृष्टि से साहित्य में नहीं लाया गया कि उसमें उनको किसी शिल्प और भाषा और कला के टोटके की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी वो अपनी साहस की वजह से, वो अपनी ईमानदारी की वजह से वो बहुत पठनीय काम है। क्यों पठनीय? क्योंकि जो किस्सा गोई है, जो बुंदेलखंड के मिट्टी में, वहां की हवा में, वहां के पानी में है, और औरतों में खासतौर से अपनी लोक कथाओं को गा के सुनाने की जो परंपरा उन्होंने पकड़ी है बुंदेलखंड के इतिहास से, वो उनकी कहानियों में है। तो वो जिस तरह से उनकी खेरापतन दादी किससे सुनाती है और कैसे उसके अंत में जो तड़प है, जो लोक कथा के अंत का जो भयावह अंत उस कहानी में दिखाया गया है, तो वो सारंग कहती है, एक से गया उसमें एक प्रसंग आता है कि क्या इसका अंत ये नहीं हो सकता? तो सदियों से चली आ रही लोक कथाओं के अंत को बदलने का साहस उनका एक चरित्र दिखाता है। और जो कहन की शैली है वो वहीं उस लोक कथा से, उसके कहन की शैली से एक किस्सा गोई वहां से वो अंदाज जो है कहने का वो उठाती है, और वही उनकी जो है वो कहें कि शिल्प बन जाती है, वही उनके वो शिल्प बन जाता है, वही उनकी कला बन जाती है। दूसरी बात, उन्होंने कभी अपने लोकेल को अपनी रचनाओं से दूर नहीं किया। उन्होंने वह लोकेल जो है वो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो जहां उनका जन्म हुआ, और दूसरा लोकेल जो पकड़ती हैं बुंदेलखंड का हो जहां पे वो पली बढ़ी, उन्होंने दुनिया को देखा, समझा, वो उस लोकेल को पकड़ के रखती है। वो एक यूएसपी है उनकी, वो एक मास्टर स्ट्रोक जहां से निकल के आता है, उस लोकेल की समझ से निकल के आता है। कई आलोचकों का कहना है कि मैत्रेयी पुष्पा जी ने अभी तक अपने अधिकांश लेखन में बुंदेलखंड के खिल्ली गांव से झांसी तक की ही जमीन खोदी है। देखिए, एक घर की कथा भी कोई जीवन भर कहता रह सकता है अगर उसने ऑब्जर्व किया है, अगर उसका अवलोकन जो है वो गहन है, अगर उसने गहराई से देखा है, परतें खोदी। और एक व्यक्ति पूरी दुनिया देख के भी एक कायदे की कथा नहीं कह सकता है अगर उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो शैलो है, उसने उसकी गहनता को, उसके भीतर की यथार्थी परतों को न देखा है, न समझा है, न महसूस किया है, वो जोड़ता रहेगा। वो पीयर में, वो आलोचकों के कहने में, वो संपादकों के कहने में, वो आसपास के समकालीन रचनाकारों की रचना की नकल में वो तमाम चीजें लिख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कसर रही आएगी अगर उसका अपना अवलोकन जो है, उसका अपना, उसने जिस तरीके से उस संसार को, उस वातावरण को आत्मसात किया है, अगर वो कहीं उसमें कमी रह जाती है तो नहीं। मैत्रेयी जी ने बहुत लोकेल को सीमित किया है, लेकिन रचना संसार और उसके भीतर से उभरे चरित्रों की जो सोच है उसका फैलाव बहुत बड़ा है। उनके पास दिल्ली बंबई की कहानियां नहीं है, चीन जापान की कहानियां नहीं है, हाँ खिल्ली से झांसी तक की कहानियां हैं, लेकिन उसके बीच में जो गांव आते हैं, अगर आप चाक का गांव देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गांव वो आता है, तो इतनी परतें उधेड़ के वो रख देता है कि आप जो है देखते रह जाते हैं। और बिल्कुल, मतलब मैं समझता हूं कि
आप उस संसार में आप देखेंगे कि पूरा उनका जो कथा संसार है वो कई कई जातियां, उनके आपसी समीकरण, वहां पे स्त्री की स्थिति, वो सब उसमें दिखाई देता है। यहां मुझे मैत्रेयी पुष्पा जी की ही कही एक बात याद आती है, वो ये कि साहित्य में आपने कितना देखा, इससे ज्यादा इस बात का महत्व होता है कि कैसे देखा। मेरी जब उनसे उनकी कहानियों पे मैंने कई बार उनसे बात हुई और कई औपचारिक साक्षात्कार भी हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने कितना देखा, इससे ज्यादा इस बात का महत्व होता है कि कैसे देखा। आप बहुत देखिए, आज सूचनाओं का अंबार है, गूगल है, आप कट पेस्ट करके हर 6 महीने 4 महीने में एक प्रोजेक्ट लेके और एक खाका खींच के तर्क वितर्क और विमर्श की या उस तरह की किताबें लिख सकते हैं। लेकिन सवाल आपके टेक्स्ट का नहीं है, सवाल यह है कि आपके विजन का है, आपकी दृष्टि का है कि आपने कितना देखा, आप कहां कहां से कितनी किताबें पढ़ी, क्या कट पेस्ट करके आपने इकट्ठा किया, कितनी मेहनत आपने करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तथ्यों को आप मैनिपुलेट ही तो कर रहे हैं, आप तथ्यों को असेंबल करके रीराइट ही तो कर रहे हैं। सवाल है आपने कैसे देखा, उस यथार्थ को आपने कैसे देखा। और ये उनकी एक बात जो है वो हम जैसे लोगों को, जो उनके बाद की पीढ़ी के लोग हैं, उनको देखनी है, उनको समझनी चाहिए। यानी उस जगह के इंसानों के दिल दिमाग में के भीतर आपकी पैठ कितनी है वो ये हमें बताती है। आप उनकी जिंदगी को कितना समझते हैं वो एक महत्वपूर्ण बात है। आपने कितना देखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दुनिया के 4 चक्कर लगा लीजिए, अगर आपने कैसे देखा आपका महत्व है कि आपने अगर उनको गहराई में, अगर वहां के लोगों से आप नहीं मिले, वहां के लोगों के सुख दुख से आप नहीं मिले, वहां की लोक संस्कृति से आप नहीं मिले, तो दरअसल आपने कुछ नहीं देखा। आपने केवल सड़कें देखी, भवन देखे, आपने केवल बाहर की सजावट देखी। तो आगे की बात यही है कि लेखक के पास ऐसा क्या है कि उसके चरित्र जो मात्र कल्पना नहीं और यथार्थ की जमीन पर खड़े हैं, आप जब भी उनसे बोल बतिया सकते हैं। ये उनके इस ऑब्जर्वेशन का ही एक प्रतिफल है कि लेखक के पास बहुत विस्तृत, बहुत फैला हुआ लोकेल नहीं है, विषय की विविधताएं भी नहीं है, क्योंकि घरेलू स्त्री की कहानियां हैं, स्त्री की कहानियां हैं घूम फिर के कहीं ना कहीं, चाहे वो उनकी वो फाइटर की डायरी जैसी किताब भी क्यों ना हो, संस्मरणों वाली हो, डायरी हो, आत्मकथा हो, उन सब में वो घूम फिर के किसी स्त्री की कहानी के। फिर ऐसा क्या है? ऐसा है वहां पर वो यथार्थ, ऐसे चरित्र जो विश्वसनीय है, उनसे आप बोल बतिया सकते हैं। वो आप जब आप उनसे मिलते हैं तो मतलब आप देखेंगे कि जो आप पढ़ते हुए जो एक चरित्र का दुख दर्द है, वो पाठक का दुख दर्द बन जाता है। और शायद यही कारण है कि चाक जैसा लंबा उपन्यास भी किसी नरेटर के लंबे आख्यान से बच गया है। यहां आपको एक के बाद एक कई दृश्यों के माध्यम से सीधा कथा और उसके परिवेश से वो जोड़ देता है। और यदि कई जगह तो लेखक या नरेटर पाठक और घटना तथा पात्र के बीच की जो पूरी तरह गायब हो जाता है। आप देखेंगे नरेटर है ही नहीं, वहां सीधा पाठक है और वो घटना है, वो चित्र है, और दृश्य के अंदर जब आप चरित्र के अंदर उतरते हैं तो वो जो दूरी जो कला कहीं ना कहीं पैदा कर देती है। आपको कई बार ये लगता है कि हम चरित्र की कहानी नहीं, हम तो लेखक की ही कहानी पढ़ रहे हैं। आप लेखक को 1 मिनट के लिए भी भूल नहीं पाते। लेखक सयास अपनी बाजीगरी दिखाते हुए आपको भूलने नहीं देता, लेकिन यहां तो लेखक है ही नहीं, नरेटर हट जाता है और आप सीधे उस घटना से और उस चरित्र से रूबरू होते हैं। और ऐसा क्षण जिसमें कथा सुनाने वाला कथा और पाठक या श्रोता के बीच से गायब हो जाए, मैं तो ये मानता हूं कि वही कथा कौशल का चरम बिंदु, जहां आप पढ़ने वाला भूल जाए कि कौन लेखक, ये तो मैं देख रहा हूं, ये मेरे सामने हो रहा है या ये मेरे साथ हो रहा है, तो वो कथा कौशल का चरम है। आप बहुत होशियारी दिखाते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लगातार वहां उपस्थित अगर बने रहते हैं तो वो कथा पाठक की कथा नहीं होती, उसकी स्मृति में रह के, उसकी स्मृति में बस के अपना स्थान बना के, अपना घर बना के अमर नहीं होती। और मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में ऐसी अवस्था खासतौर से चाक और इदर नमम में बार बार आती है, जब आप उस नरेटर को भूल जाते हैं।
उनके उपन्यासों में लोक बहुत सशक्त और सजीव रूप से सामने आता है, पर यह लोक किसी शोध, विवरण, आंकड़ों, सामाजिक विश्लेषणों और जटिल विमर्शों के माध्यम से नहीं आता, बल्कि वह सहज रोजमर्रा के जीवन के माध्यम से आता है। उनके चरित्र भी लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, वरन भी यथार्थ के धरातल पर बदलाव लाने के लिए कुछ करते हुए दिखाई देते। एक्शन है, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं, बहुत संवाद भी कई बार नहीं होते। मैत्री जी के लेखन को अगर आप उन्हीं की दृष्टि से देखना और समझना चाहते हैं तो उनकी जो आत्मकथा है आप उसको पढ़ सकते हैं, तो उसमें वो बीज भी आप देख पाएंगे। उनके कुछ बहुत अच्छे साक्षात्कार हैं, उन साक्षात्कारों को आप देख और समझ सकते हैं। और इसमें अगर मैं कहूं कि कहानियों पे भी और उपन्यासों पर भी हम अगर बात करें तो उनके पूरे लेखन को, उसकी पूरी ताकत को आप उनके लेखन में आई आंचलिकता के माध्यम से और बेहतर समझ सकते हैं। और ऐसे बहुत कम लेखक आपको मिलते हैं जो अपनी जमीन से इतना जुड़ाव रखते हैं, जो अपनी जमीन से, अपने पात्रों से इतनी मजबूती से खड़े होते हैं। आज अगर वर्तमान समय में मुझे मैत्री पुष्पा जी जैसे लेखक का दूसरा उदाहरण देना हो तो मेरे सामने सिर्फ एक ही नाम आता है और वो आते हैं शिवमूर्ति का। कि शिवमूर्ति जी की रचना संसार को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप परख सकते हैं, आप उन कई जीवित पात्रों से मिल सकते हैं। मतलब वो जो विश्वसनीयता की बात आई, जो विश्वसनीयता का संकट है, वो आप देख सकते हैं कि वो हवाई कहानियां नहीं है। उनकी कहानियों की जड़ें गहरे उनके अपने लोकेल में, उनकी अपनी आंचलिकता में, उनकी अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में है। और आज चूंकि उनका जन्मदिन है तो मैं उनको इस पटल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। और मैं चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं अपनी पीढ़ी की तरफ से, एक लेखक होने के नाते, कि उनका हिंदी में वर्तमान समय के कथा साहित्य में होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। उन्होंने जो हिंदी उपन्यास की दुनिया में, हिंदी कहानी की दुनिया में जो जोड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे समय बीतेगा वो और महत्व का होता जाएगा, उसे पढ़ा जाएगा। और उसमें उन्होंने जिस अंचल का, उन्होंने जिस तरह के हाशिए के चरित्रों का जो प्रतिनिधित्व दिया है वो हमेशा विशेष रूप से याद किया जाएगा। उनकी कहानियों में उनके चरित्र जो साहस दिखाते हैं वो, प्लस इसमें जोड़ो कि मैत्रेयी पुष्पा जी जो अपने जीवन में जो लिखती हैं, जो बोलती हैं, जो कहती हैं, उसमें जो एक बुंदेलखंडी ठसक, जो एक साहस, जो हिम्मत दिखाई देती है, वो भी याद रखी जाएगी। आज आप सबके साथ हम सब उनका जन्मदिन मना रहे हैं। एक बार पुनः उन्हें बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही इस पटल के सभी साथियों को, सभी मित्रों को और संयोजकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।